जैसा कि साथ ही आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस एग्जाम की पाठ्यक्रम और एक विशेष रणनीति की आवश्यकता होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज चर्चा करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2023 में होने जा रहा है, जो उसके लिए क्या पाठ्यक्रम होगा, उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हमारी रणनीति क्या क्या होनी चाहिए, उन सारी रणनीतियों पे हम लोग चर्चा करेंगे आज इस सेशन में। तो सभी लोगों को नमस्कार, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ टीचिंग वाला पे, और जहां पर तैयारी होने वाली है सीटेट दिसंबर 2023 की। तो दिसंबर 2023 की तैयारी के लिए जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, आप जब आयोग या जो कह सकते हैं जो सीटेट की साइट पे जो विषय वस्तु है, जो सिलेबस दिया जाता है, उसको अगर आप ध्यान में देखेंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अंग्रेजी में इस तरीके से देखने को मिलेगी। जो सीटेट की परीक्षा होती है वह दो पेपर में होती है, एक तो प्राइमरी लेवल और एक उसके ऊपर जो होती है 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस में क्या क्या चीजें होती हैं, आज हम उस पर देखेंगे, ध्यान से उस पर नजर डालेंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है उसको भी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो पेपर 1 का जो 1 to 5 के लिए है, जो प्राइमरी स्टेज के लिए जो पेपर होता है, उसमें आप देखेंगे तो यह पूरा का पूरा 5 सब्जेक्ट उसमें आते हैं, जिसमें सीडीपी है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फिर मैथमेटिक्स और ईवीएस का होता है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप हमारे साथ में लैंग्वेज की तैयारी करते हैं, तो लैंग्वेज के बारे में हम विशेष यहां पर आपको समझाने वाले हैं। आप देखेंगे तो यहां पर पूरे के पूरे हर एक सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो एक एक नंबर के होते हैं। तो 30-30 मार्क्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप देखने को, सारे सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और टोटल 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का यह पेपर होता है पेपर 1 में भी। और यहीं आप अगर देखें तो यहाँ पे जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 में भी 5 सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सीडीपी होता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फिर मैथमेटिक्स और साइंस वाला एक सेक्शन होता है, और एक आप देखो सोशल साइंस, और ये कह सकते हो कि जो एसएसटी वाला ग्रुप होता है यह होता है। तो यह तो सोशल साइंस वालों के लिए होता है, मैथमेटिक्स साइंस जो है साइंस ग्रुप के लिए होता है। तो इसमें 60 क्वेश्चन, और आप यहां से देखोगे तो पूरा 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आते हैं। तो इन पेपर में आप हमारे साथ जो तैयारी करने वाले हैं, या तो कोई स्टूडेंट हमारे साथ में लैंग्वेज 1 में या फिर लैंग्वेज 2 में एग्जाम देता है तो हमारे साथ में पढ़ता है। तो जब लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में आप जाओगे तो दोनों जगहों पे देखो आपको बहुत सारी भाषाएं दी जाती हैं। आप देखोगे कि जब नोटिफिकेशन आता है सीटेट का, तो उसमें बहुत सारी भाषाओं का एक पूरा का पूरा यहां पर टेबल दिया जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल यहां पर जो है 15 से 20 भाषाएं आपको यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब सीधे सीधे 20 भाषाएं हैं, और सबका वहां पे कोड दिया होता है। तो आप एग्जाम टाइम में जब फिल कर रहे होंगे तो उसका कोड मांगते हैं। इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, सामी है, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और उर्दू। तो यह इतने विषयों में से आपको 2 लैंग्वेज के साथ में पेपर देना होता है। देख सकते हैं यहां पर लैंग्वेज 1 ये भी कंपलसरी, लैंग्वेज 2 ये भी जरूरी है। मतलब 2 लैंग्वेज आपको चॉइस करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से सर कोई फिक्स है कि इसको लेना ही लेना है, इसी में से कोई भी 2 आपको चॉइस करना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश के साथ हिंदी भी ले सकते हैं, हिंदी के साथ अंग्रेजी भी ले सकते हैं, या हिंदी संस्कृत भी ले लेते हैं, संस्कृत के साथ अंग्रेजी भी ले सकते हैं, या अंग्रेजी के साथ में कोई मराठी, चाहे मिजो, चाहे नेपाली, कोई भी 2 भाषा आप इसमें ले सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप कोई 2 भाषा में लोगे क्या, जिससे आप पढ़े होते हैं, जो आप समझते हैं उसी भाषा का चुनाव करते हैं। तो जो लोग चाहे लैंग्वेज 1 में या लैंग्वेज 2 में संस्कृत लेते हैं, उनकी संस्कृत की क्लास हमारी वाली क्लास में मिलेगी। मैं प्रकाश प्रजापति आप सभी लोगों को संस्कृत की संपूर्ण तैयारी कराऊंगा यहां पर, चाहे आप पेपर 1 में लिए हो या पेपर 2 में। ठीक, तो पेपर 1 पेपर 2 के लैंग्वेज 1 में भी आप ले सकते हैं। लैंग्वेज 2 में कुछ बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज 1 में लिए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लैंग्वेज 2 में लिए होते हैं। देखिए पेपर 1 में लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो हो सकता है कोई हिंदी संस्कृत लिया हो या कोई संस्कृत हिंदी लिया हो। तो कहीं से भी अगर आप इसमें संस्कृत लेते हैं तो क्लास हमारी क्लास में देखने को मिलेगा आपको। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ये संस्कृत विषय है, संस्कृत विषय की सिलेबस क्या है, संस्कृत विषय में हमको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे हम पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या हमारी रणनीति हो कि हम आगे विषय वस्तु को इतनी बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें कि परीक्षा में हमारे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि जो सीटेट की नोटिफिकेशन आता है उसमें सारी विषय वस्तु लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ठीक इस तरीके से आप देखोगे तो पूरा वो इंग्लिश में ही लिखा होता है। ठीक है, अब आपको ये चीज एक ही बार लिख दिए हैं कि सभी भाषाओं के लिए हम क्या क्या चीजें पूछते हैं, उसका एक कॉमन चीजें यहां दे दिए हैं। जैसे अगर हम यहां बात करें कि लैंग्वेज 1 में बात करें तो लैंग्वेज 1 में कंप्रीहेंशन आएगा 15 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन का आपका पेडागोजी वाला आता है। उसमें क्या क्या आता है, लर्निंग एंड एक्वाजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज एंड टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज,
एंड हाउ चिल्ड्रन यूज, मतलब कुल पूरा का पूरा यहाँ पर वो टॉपिक जो लिखे होते हैं किसी भी भाषा में भी वो इस तरीके से ही वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम अगर संस्कृत में देखें कि अगर लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में अगर संस्कृत में आए तो संस्कृत में वो क्या हो सकता है, ठीक। तो इसी चीज को जो सिलेबस है उसको हम संस्कृत में संस्कृत भाषा के साथ में जोड़ करके देखें तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी संस्कृत में चाहे लैंग्वेज 1 में आप लें चाहे लैंग्वेज 2 में लें तो इसमें जो होता है पेपर 2 पार्ट्स में आपको बटा हुआ दिखाई देता है। 15 क्वेश्चन वो आपका यही अनुच्छेद पर आधारित होता है और 15 क्वेश्चन आपका क्या होता है, शिक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। तो शिक्षण वाले प्रश्न और एक आपका हो गया यहां पर अनुच्छेद वाले, ठीक। तो ये 2 भागों में आपको ये बटा दिखेगा, चाहे आप लैंग्वेज 1 में दे रहे हो चाहे लैंग्वेज 2 में, चाहे तो आप पेपर 1 में दे रहे हो या पेपर 2 में दे रहे हो, दोनों में यही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। 15-15 का कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब है कि कुल 30 क्वेश्चन आपको संस्कृत के करने पड़ेंगे। अब किसी भी परीक्षा में अच्छा नंबर पाने के लिए एक कह सकते हो उसमें मेरिट में आने के लिए अब यहाँ पे तो हालांकि केवल पासिंग मार्क की जरूरत होती है कि पास हो जाए, बस इतने बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि आप देखे होंगे कि रिजल्ट भी आप देखते हैं लगभग 30% के आसपास बच्चे पास होते हैं सीटेट में हर साल। तो हम इसको देखते हुए हमें देखते हैं कि अगर संस्कृत विषय आप लिए हैं तो संस्कृत में 30 नंबर को बहुत इजीली तरीके से कर लेंगे और एक तरीके से आपके रिजल्ट में बहुत बेहतरीन परिवर्तन ला सकता है। इसमें अगर आप समय देते हैं बहुत अच्छा करने वाले हैं आप। तो अब हम बात करेंगे कि यह अनुच्छेद से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी और जो यह शिक्षण से आते हैं उसका सिलेबस क्या रहने वाला है संस्कृत विषय में, ठीक है। तो अपठित अनुच्छेद, अपठितम अनुच्छेदम आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरण संबंधिनः प्रश्नः, अनुच्छेद होगा, कोई अपठित अनुच्छेद होगा, उस पर आधारित जो है प्रश्न कैसे पूछाते हैं। मैं आपको यहां पर यह भी बात क्लियर कर दूं कि जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद अगर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 में हो, ध्यान देना दोनों के लिए बात मैं बता रहा हूं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 2 अनुच्छेद आते हैं। कितने आते हैं? 2 अनुच्छेद इसमें भी आएगा, 2 इसमें भी आता है। करना आपको केवल किसी या तो लैंग्वेज 1 लिए होंगे तो उसमें का 2 करना होगा या तो लैंग्वेज 2 लिए होंगे तो उसमें का 2 करना होगा। अभी जो 2 अनुच्छेद आते हैं ना, इसमें अगर आप लैंग्वेज 1 में लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक तो आता है गद्यांश और एक आ जाता है श्लोक, ठीक। तो गद्यांश और श्लोक, एक से क्वेश्चन श्लोक वाले से 7 क्वेश्चन आता है, गद्यांश से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, कुल 15 क्वेश्चन यहां हो जाता है। यही काम अगर आप लैंग्वेज 2 में लिए हैं तो 2 अनुच्छेद जो आते हैं दोनों के दोनों अनुच्छेद जो है गद्यांश आ जाते हैं। क्या जाएंगे? दोनों के दोनों क्या जाते हैं? गद्यांश, ठीक है। हम यहां पे लिख सकते हैं गद्यांश प्लस गद्यांश, यह दोनों गद्यांश आते हैं, वही 7-8 का कॉम्बिनेशन होता है। यहां भी आपका 15 ही नंबर बनेगा, लेकिन यहां पे जो आता है एक मतलब एक पूरा का पूरा ग्रुप श्लोक से आ जाता है और यहां पर एक गद्यांश का भी आता है, ठीक है। तो मतलब पेपर 1 में लैंग्वेज 1 में अगर आप देने जा रहे हो, लैंग्वेज 1 में श्लोक और गद्यांश दोनों देखने को मिलता है। लैंग्वेज 2 में जो है गद्यांश और गद्यांश मतलब दोनों गद्यांश देखने को मिलते हैं। एक से पहले वाले गद्यांश से 8 क्वेश्चन, दूसरे से 7 या पहले से कभी 7 दूसरे से 8, ऐसा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मिलाकर के पूछते हैं। मतलब लैंग्वेज 2 में दोनों गद्यांश रहने वाला है। लैंग्वेज 1 में अगर आप लेते हैं तो श्लोक और गद्यांश दोनों देखने को मिलता है। चाहे आप पेपर 1 में दें, माने 1 to 5th के लिए दें, चाहे आप 6 to 8th के लिए दें, दोनों में ऐसे ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। बस होता क्या है कि प्रश्न के कठिनाई का स्तर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। थोड़े से यहाँ पर जो है पेडागोजी वाले सेक्शन में आप देखो थोड़ा सा कठिन होता है, यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा श्लोक वगैरह हल्का सा कठिन, मतलब वो थोड़ा ऊपर लेवल कर देते हैं। थोड़ा यहाँ पे देखोगे गद्यांश में कुछ शब्दावली ऐसी होंगी जो थोड़ा कठिन शब्दावली देखने को मिलेगी, रहेगा गद्यांश ही, रहेगा श्लोक ही, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कसम खाए बेटे सारे कठिन क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन के बस अब कह सकते हैं कि जो कठिनाई का स्तर है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। पैटर्न सबका सेम है दोनों का, चाहे आप 1 to 5th में दें, चाहे 6 to 8th वाला पेपर दें, अर्थात पेपर 1 या पेपर 2 दें, तो दोनों में लगभग सेम जैसा ही देखने को मिलता है। अब रही बात की जो अनुच्छेद क्वेश्चन आता है, जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं, जो अनुच्छेद है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार देखने से को मिलता है कि प्रश्न सीधे अनुच्छेद से ही निकल करके आते हैं। जैसे कोई कहानी हो जाएगी, कहानी पूछ देंगे यह कौन था, या इनकी माता कौन थी, या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, या कभी कभी उससे कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जो उस अनुच्छेद से व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें क्या क्या होता है? शब्द रूप हो सकता है, धातु रूप हो सकता है, कारक भी हो सकता है, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम,
इसके साथ में विशेषण भी हो सकता है, अव्यय, ये सब मिला करके उसमें हो सकते हैं। वचन, लकार, लिंग ज्ञान, ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। विलोम शब्द, लकार परिवर्तन, इससे भी प्रश्न हो सकते हैं, जो व्याकरणात्मक प्रश्न अनुच्छेद पर आधारित अनुच्छेद से पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये व्याकरणात्मक प्रश्न ऐसे हो गए। कुछ उससे सीधे अनुच्छेद से होंगे, जो मैं पहले बता दिया कि कहानी के आधार पर होंगे। फिर हम बात करते हैं कि जो 15 क्वेश्चन जो होते हैं पैडागॉजी वाले आते हैं, जो शिक्षण वाले आते हैं, संस्कृत शिक्षण वाले आते हैं। तो संस्कृत भाषा शिक्षण से वो कौन कौन से वह टॉपिक हो सकते हैं, कौन कौन से विषय वस्तु हैं जिससे प्रश्न पूछी जा सकती है, जिससे प्रश्न बनता है। हमेशा अक्सर करके देखने को मिलेगा कि हाँ, लैंग्वेज 2 या लैंग्वेज 1 में जो भाषा के पेपर में शिक्षण से यह प्रश्न बन सकते हैं। उसके जो दायरे हैं, उसकी जो क्राइटेरिया क्या क्या हो सकती है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि ध्यान देना, इसमें कुछ टॉपिक हम लिख दिए हैं, ऐसे ही इसी से मिला करके प्रश्न बनते हैं। जैसे संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, ठीक, संस्कृत भाषा शिक्षण विधियों से प्रश्न बन सकते हैं। शिक्षण सिद्धांत से भी प्रश्न आते हैं, तो संस्कृत शिक्षण सिद्धांत भी हमको पढ़ना चाहिए। संस्कृत भाषा कौशल विकास जो है, संस्कृत भाषा कौशल से विकास, तो संस्कृत भाषा कौशल का विकास जो है, इसमें यह 4 भाषा कौशल आता है। चारों से निश्चय ही प्रश्न बनता है, चारों से आपको प्रश्न देखने को मिलता है, चाहे वो श्रवणम हो, चाहे वो संभाषणम हो, मतलब भाषणम हो, पठनम हो, लेखनम हो, इससे चारों से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम देख रहे हैं संस्कृत अध्यापन से अधिगम साधनानी, जिसको हम लोग कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, पढ़ाते वक्त में क्या क्या अध्यापन सामग्री का हम लोग प्रयोग करते हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे को ऐसी समस्या, इसको पढ़ाने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे, ऐसा वाला भी यहां से क्वेश्चन आता है। फिर है एक, यहां ध्यान देना, संप्रेषण से साधनानी, संप्रेषण का जो साधन है ना, संप्रेषण के साधन, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप मूल्यांकन में आओगे तो सतत मूल्यांकन एक बेहतरीन टॉपिक है, जिससे प्रश्न आता ही आता है। फिर आगे आप देखोगे कि आप उपचारात्मक शिक्षण से भी प्रश्न देखने को मिलता है। तो यह कुछ मोटे मोटे टॉपिक हैं, हम कह सकते हैं कि इसके सिलेबस में है, जो हमको लैंग्वेज के पेपर में जो शिक्षण वाले प्रश्न हैं सॉल्व करने के लिए ये सब टॉपिक हो सकते हैं, इससे ही प्रश्न बढ़ करके आते हैं। अभी रहे आपको, आप ध्यान देना, यह रहा अनुच्छेद का 15 क्वेश्चन आपके व्याकरणात्मक ज्ञान में, इसको पढ़ना है हमको, इसको समझना है। और यह रहा है आपका शिक्षण का। अब बात आती है कि इस सिलेबस को हमको क्या करना, पहले सिलेबस तो सबको याद होना चाहिए। जिस भी एग्जाम का सिलेबस ठीक से याद नहीं है, उसमें तैयारी कैसी, उसमें तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहला लक्षण तो यही होना चाहिए कि आप सभी लोगों को क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा पहले सिलेबस एकदम बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में सेट हो, याद हो, सारी चीजें सही हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कुछ रणनीतियों पर कि हम इस इतने जो पेपर में ये सब चीजें पढ़नी, उसको करेंगे कैसे। तो मैं यहां पर बता दूं कि संस्कृत विषय को आपको कैसे समझना है। पहली बात तो मैं बता दूं कि इसको रटना नहीं है, ठीक, बिल्कुल नहीं रटना है। आप हमारे साथ में क्लास में केवल जो लाइव लेक्चर्स होते हैं, केवल जो लाइव क्लासेस होती हैं, बस उसको आप क्या करिए, डेली का डेली आप लाइव क्लास में आकर के पढ़ लो। ठीक, जो भी कुछ उसमें हम पीपीटीज वगैरह यूज करते हैं, जो चीज हम यहां पर दिखाते हैं, जो चीज पढ़ाते हैं, उसको आप अच्छे से बस वैसा ही नोट्स बनाते चलो। और फिर उसको केवल आप जब भी क्लास आपकी हो जाए, कुछ घंटे के बाद में, 4 घंटे 6 घंटे के बाद में, तुरंत नहीं, 4-6 घंटे के बाद में, 10 घंटे के बाद में एक बार आप उसको बस ध्यान से थोड़ा रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद एक आध सप्ताह में एक आध बार देख लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो लाइव लेसन आप बिल्कुल क्लास करिए, ज्वाइन करिए अच्छे से। पीपीटीज जो आते हैं उससे आप नोट्स वगैरह अच्छे से बना सकते हैं, उसी से बहुत कुछ एक्स्ट्रा कुछ दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना ही यही है कि करत करत अभ्यास ते और जड़मति हो त सुजान और सरियावत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो एक अभ्यास ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आप किसी भी परीक्षा को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पार कर सकते हैं। तो लाइव लेसन है, लाइव क्लासेस होती हैं, उसको आप पढ़िए ध्यान से, पीपीटीज को पढ़िए। अब रही बात कि उसमें हम जो क्लास होगी उसको किस तरीके से कवर करने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि एक तो होता है जो अनुच्छेद वाला, ठीक है, और एक हो गया आपका शिक्षण। तो शिक्षण और अनुच्छेद, पहले पूरे सिलेबस को हमें 2 भागों में बांट करके समझेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक सी जानकारी हमको जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हो इस टाइम पर जो भी परीक्षा हो रही है सीटेट के द्वारा, उसमें किस तरीके से जो पैसे जो आपके नीचे की क्लासेस से उठा करके पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों में पैसेज को पढ़ करके उसके अर्थ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं अब की बार कोशिश करूंगा कि व्याकरणात्मक ज्ञान तो सिखाऊंगा, थोड़ा और समय दूंगा आप लोगों को, जिसमें हम आप लोगों को बहुत सारी कहानियों को, बहुत सारे पैसेज को सिखाएंगे, बताएंगे।
यहां से अगर आप ये कर लेते हैं तो व्याकरणात्मक कुछ चीजों को जानना जरूरी है। तो व्याकरणात्मक जो सिलेबस में है उसके आधार पे हम यहाँ पे कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लास दे देंगे, पढ़ा देंगे, नोट्स बना लेना आप अपना, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। प्रैक्टिस करते रहना, ज्यादातर अनुच्छेदों को हम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। यहां पर जब भी आप देख रहे हो जो बदलाव हुआ है, आप देखोगे कि ऑनलाइन से अब फिर से ऑफलाइन मोड में परीक्षा जा रही है। तो बहुत सारे लोग जो है कभी पेन पेपर से अपने से कोशिश नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिससे कि वो परीक्षा में जाकर करके उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं सही होता है और वो सही तरीके से पूरे प्रश्न को नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई जाएगी, प्रैक्टिस भी आपको करने का समय मिलेगा, आप आराम से पेन पेपर से लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम व्याकरणात्मक चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, अनुच्छेदों को ही पढ़ाएंगे, बहुत सारी कहानियों को पढ़ाएंगे। यहां से आपको उस कहानियों को देखते हुए जब आप कहानी को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको संस्कृत के पेपर को पढ़ कर करके समझने की शक्ति आ जाएगी, सामर्थ्यता आ जाएगा। जब आप उतना पढ़ने लगोगे, समझने लगोगे, तो निश्चय मानो कि अगर आपके माइंड में प्रश्न सही चला जाए तो उत्तर भी आप सही करोगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षण वाले पे। तो संस्कृत शिक्षण में एक एक टॉपिक पर आप लोगों को क्या होगी, क्लास होगी। यहाँ पर बड़े बेहतरीन तरीके से आपको हम एक एक शब्दों का मतलब समझाएंगे। पूरी बात को समझाने के बाद में यहाँ पर आपको साथ साथ फिर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। फिर आप देख पाओगे कि आपका अनुच्छेद और शिक्षण, ये दोनों पार्ट्स आप बेहतरीन तरीके से आप हमारे साथ तैयार करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ना देर करें और आप बने रहिए हमारे साथ में। आपकी सीटेट की जो दिसंबर की परीक्षा, जो अभी भी जितने लोगों को लगता है कि सर हम आपसे नहीं जुड़ पाए थे, हम आपसे बहुत लास्ट में जुड़ पाए थे, बहुत कम समय में इतना मार्क्स स्कोर कर पाए, फिर भी अगर उसमें कहीं कोई कमी रह जाती है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस बैच में, इस क्लास में आप बिल्कुल इस वाले सीरीज में शुरू से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी समस्या आपके अंदर न रह जाए। मैं बार बार यही कहता हूं कि केवल बस मात्र कहने मात्र से ही कार्य की सिद्धि नहीं होती है, कार्य की सिद्धि करने से होती है। जब आप उसमें करोगे, जब तक आप उसमें मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कहा भी गया संस्कृत में क्या कि उद्यमे नहीं सिद्धयन्ते कार्याणि न मनोरथ ही नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब सिंह भी होता है, शेर भी होता है, सोचो वन का राजा होता है, फिर भी उसको अपने भोजन के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सोया रहेगा, उसके मुख में खुद ही मृग आकर के चली जाएगी, उसका पेट भर जाएगा। नहीं, उसको भी हाथ पांव मारने पड़ेंगे। मैं यहां से बता रहा हूं, क्लासेस तो यहां से होंगी, लेकिन आपको डेली क्लास में जुड़ना पड़ेगा। डेली अपने फोन को समय पर लगा कर करके ऑन करना पड़ेगा और क्लास में जुड़ना पड़ेगा। जो चीजें पढ़ाई जा रही है उससे रिलेटेड कुछ आपको काम करना पड़ेगा, फिर निश्चय ही आप सफल होगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। हम लोग सीधे मिलते हैं क्लास में, जहां पर ये तैयारी को हम लोग करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो चलिए ठीक है, आज के बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।